मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है तुम सबका मेरे इस YouTube चैनल केमिस्ट्री गुरु पे। मैं रमेश कुमार त्रिपाठी रतन सेकेंडरी कॉलेज पासी सिद्धार्थनगर से लेके आ रहा हूँ तुम लोगों के लिए नए नए वीडियोस। क्लास 11th के बच्चे मेरे पिछले वीडियो को जिन्होंने देखा होगा तो वो ये जानते होंगे कि मैं रासायनिक साम्यावस्था चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। ये रासायनिक साम्यावस्था चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी कहा कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कहा जाता है चैप्टर ये। तो अपने पिछले वीडियो में जहां मैंने छोड़ा था वहीं से मैं इसको स्टार्ट करता हूं। मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था कि एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में रासायनिक साम्यावस्था आती है और उस साम्यावस्था का एक साम्य स्थिरांक होता है। इतना मैं बता चुका था, साम्य स्थिरांक क्या होता है यहाँ तक मैं डिस्कस कर चुका था। जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो पहले मेरा जाके पिछला वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, तभी कुछ समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। तो खैर मैं स्टार्ट करता हूं। लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम, इसकी परिभाषा तो मैंने बताई थी और इसमें एक साम्य स्थिरांक निकालकर तुमको दिखाया था। थोड़ा सा हिंट कर दे, रिकॉल कर दे मेमोरी को। अगर कोई रिएक्शन इस प्रकार का है, AA प्लस BB गिव्स आउट CC प्लस D, जहां कैपिटल ABCD जो लिखा हुआ है ये पदार्थ है और स्मॉल ABCD जो लिखा हुआ है वो उस पदार्थ के अणुओं की संख्या, मोलों की संख्या है। अणु करना ठीक नहीं होगा, मोलों की संख्या है। क्लियर? और ऐसे अभिक्रिया के ऊपर अगर हम एक साम्य स्थिरांक Kc निकालते थे तो याद कीजिए जो रिएक्शन हमारा लास्ट में आया था, एक्टिव मास ऑफ C टू दी पावर C इंटू एक्टिव मास ऑफ D टू दी पावर D अपॉन एक्टिव मास ऑफ A टू दी पावर A इंटू एक्टिव मास ऑफ B टू दी पावर D। ये हमारा आया था साम्य स्थिरांक। और साम्य स्थिरांक का मतलब उत्पाद के सक्रिय द्रव्यमानों का गुणनफल, ध्यान देना, उत्पाद के सक्रिय द्रव्यमानों का गुणनफल बटे अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमानों का गुणनफल। जब कभी भी हमको साम्य स्थिरांक निकालना होगा तो हमें उत्पाद के सक्रिय द्रव्यमान बटे अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान करना होगा। तो यहां पर मैं अगर इसका एप्लीकेशन करता हूं, कुछ रिएक्शंस देखते हैं, उन रिएक्शंस पर इसका एप्लीकेशन करके देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, कैसी अभिक्रियाओं पर कैसे साम्य स्थिरांक निकाला जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। इस हिसाब से साम्य स्थिरांक के हिसाब से हम बात करें तो तीन तरह की अभिक्रियाएं पॉसिबल है। जरा देखना कौन कौन सी। एक मैं यहां तीनों लिख दे रहा हूं। एक रिएक्शन तो है H2 प्लस I2 गिव्स आउट 2HI। ठीक, एक अभिक्रिया तो ये हो सकती है। यह क्या है, H2 प्लस I2 गिव्स आउट 2HI। दूसरी अभिक्रिया हम ले सकते हैं जहां पर PCl5 गिव्स आउट PCl3 प्लस Cl2, PCl3 प्लस Cl2। एक और अभिक्रिया हम ले सकते हैं जहां पे हम लिख सकते हैं N2 प्लस 3H2 गिव्स आउट 2NH3। आखिर इन तीनों रिएक्शंस में ऐसी क्या चीज है, मैंने क्यों इनको यहां पर लिखा, तो जरा इसको मैं तुम्हें यहां क्लियर कर दूं। बेटा इन तीनों रिएक्शंस में एक खास बात है, वो ये कि यहां पर देखो, यहां पर दो पदार्थ है, अभिकारकों की संख्या दो है, दो अणु है अभिकारक के और उत्पाद में भी दो अणु है। यानी कि अभिकारक के मोलों की संख्या और उत्पाद के मोलों की संख्या बराबर है। इस केस में देख रहे हैं इधर एक अभिकारक अणु है, एक अणु है और इधर दो अणु बन रहे हैं। यानी इस तरफ अभिकारक के मोलों की संख्या एक और इधर मोलों की संख्या दो, यानी उत्पाद में मोलों की संख्या बढ़ जा रही है। और तीसरा केस ये है, यहां देखिए, यहां अभिकारक 1 मोल ये था, 3 मोल ये है, यानी कुल मिला के 4 मोल अभिकारक है और उत्पाद कितना बन रहा है, 2 मोल। अमोनिया कितनी बन रही है, 2 मोल। यानी उत्पाद जो है वो अभिकारक की तुलना में कम बन रहा है। उत्पाद के मोलों की संख्या अभिकारक के तुलना में कम है। मैं यहां क्लियर कर दूं, ये सारे के सारे रिएक्शन गैसियस रिएक्शंस है। सब के सब गैस की बात मैं कर रहा हूं। अभी मैं जो कुछ भी यहां चर्चा करने वाला हूं वो सब गैसियस रिएक्शंस पर ही आधारित होगी, क्योंकि गैस के मोल्स जो होते हैं वो पूरी तरह से वितरित होते हैं और हम इसमें जो कुछ भी सांद्रता में लेंगे वो सब गैसियस मोलों को ही लेंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो
इन तीनों ही रिएक्शंस पर हम द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगाएंगे और साम्य स्थिरांक निकालने की कोशिश करेंगे और फिर देखेंगे कि साम्य स्थिरांक को कैसे वेरी कराया जा सकता है या साम्य अवस्था को कैसे खिसकाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए पहला रिएक्शन बनाते हैं। H2 + I2 gives out 2H। यहां पर गौर से देखिएगा, मान लिया, लेट अस सपोज, मान लेते हैं हम इस बात को कि हमने एक लोटा लिया, ये हमारे पास एक लोटा है, ठीक, इस लोटे में जो बंद है इसका ढक्कन लगा दिया, ये बंद है, और इस लोटे में हमने हाइड्रोजन गैस के कुछ अणु लिए हैं और कुछ आयोडीन के लिए हैं। आयोडीन को गैसीय स्वाब में और हाइड्रोजन को गैसीय स्वाब में हमने अणु लिए हैं। मान लेते हैं, मान लिया हमने हाइड्रोजन के A अणु लिए हैं, आयोडीन के B अणु लिए हैं, HI नहीं लिया था, तो इसका मतलब हमने HI 0 था। ये बात है कब की? शुरुआत में जब हम रिएक्शन शुरू कर रहे थे, ठीक, ये प्रारंभ की बात है। ये प्रारंभ में A मोल हाइड्रोजन, प्रारंभ में मोल, ठीक है, A मोल हाइड्रोजन है, B मोल आयोडीन है और HI नहीं है, ठीक। अब इसमें हाइड्रोजन के अणु, आयोडीन के अणु आपस में लड़ना शुरू हुए होंगे, शुरू होकर धीरे धीरे करके वो HI बनाना शुरू करेंगे। मैंने बताया था रिवर्स फील्ड रिएक्शन है, तो जैसे जैसे अणु आपस में मिलकर HI बनाना शुरू करेंगे, फिर ये HI के अणु आपस में टूटकर फिर से हाइड्रोजन आयोडीन बनाना शुरू करेंगे। ये प्रक्रिया शुरू होगी, धीरे धीरे करके रिएक्शन होते 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 एक टाइम आएगा, साम्य अवस्था आ जाएगी। और जब साम्य अवस्था आ जाएगी, उस वक्त क्या होगा कि जितने हाइड्रोजन और आयोडीन के अणु मिलकर HI बना रहे होंगे, उतने ही HI के अणु टूटकर वापस हाइड्रोजन और आयोडीन बना दे रहे होंगे, और तब हम कहेंगे कि अब मामला स्थिर हो गया। अब जो है स्थिरांक, अब ना तो हाइड्रोजन और आयोडीन की सांद्रता में कमी हो रही है, ना HI की सांद्रता में बढ़ोतरी हो रही है। क्लियर? तो देखिए साम्य अवस्था पर क्या कहानी होगी। साम्य अवस्था पर मोल, इसमें से कुछ अणु खत्म हो जाएंगे, मान लिया X अणु खत्म हो गए, ठीक, इसमें से भी कुछ अणु खत्म हो जाएंगे। जितने अणु इसमें से खत्म होंगे उतने इसमें से भी खत्म होंगे, क्योंकि एक मोल हाइड्रोजन 1 मोल आयोडीन से रिएक्शन करता है, तो अगर X मोल हाइड्रोजन खत्म हुआ तो इसका मतलब इसके भी X अणु खत्म हुए होंगे, तो B - X, यहां बचेंगे कितने? B - X। अच्छा, यहां पर HI कितना बना होगा? तो हाइड्रोजन का अगर एक अणु खत्म होता है तो HI का 2 अणु बनता है। अगर हाइड्रोजन का X अणु खत्म हुआ होगा तो निश्चित तौर पर HI का 2X अणु बना होगा, ठीक है। अगर हाइड्रोजन का X अणु खत्म हो रहा है तो HI का 2X मॉलिक्यूल या मोल्स बने होंगे, ठीक। तो ये तो बात थी मोल की। अब हम साम्य सांद्रता की बात करें। सांद्रता क्या होता है? मोल प्रति लीटर। अगर इस पूरे लोटे का आयतन 20 लीटर है तो हम यहां कहेंगे कि यहां पर हाइड्रोजन की सांद्रता होगी A - X/V, आयोडीन की सांद्रता होगी B - X/V और HI की सांद्रता होगी 2X/V, ठीक है। सांद्रता हो गई 2X/V। अब देखिए ध्यान से, वो ये कि अगर हम इसके साम्य स्थिरांक Kc की बात करें तो Kc क्या होगा? Kc होता है उत्पाद की सक्रिय द्रव्यमान बटे अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान। तो यहां हो गया HI का सक्रिय द्रव्यमान। मैंने कहा था कि ये आगे संख्या लिखी होती है, ये मोल होती है, ये घात पे चली जाती है, तो यहाँ संख्या 2 है, इसलिए घात 2 हो जाएगा, बटे एक्टिव मास ऑफ H2 इंटू एक्टिव मास ऑफ I2, एक्टिव मास ऑफ H2 और एक्टिव मास ऑफ I2। अब ये है मामला सबका साम्य अवस्था का। तो अगर हम यहाँ साम्य अवस्था पर HI की सांद्रता है कितनी? HI की सांद्रता साम्य अवस्था पर ये है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2X/V टू दी पावर 2 बटे हाइड्रोजन की सांद्रता, A - X है, A - X/V है, तो ये हो जाएगा गुणे ये आयोडीन की सांद्रता B - X/V, B - X/V, और तब अगर हम इसको करें तो ये देखो V² बनाएगा, ये दोनों गुणा करके V² बनाएंगे, V² और V² कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2x² यानी 4x², ये हुआ 4x² है, बटे V² बटे यहां अगर गुणा करें क्या बनेगा? A - X इंटू B - X बटे V²,
और इस बी स्क्वायर को हम काट दें तो हमारे पास जो निकल के आएगा केसी बराबर वो आएगा 4x² अपान a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। क्लियर? तो इस प्रकार से ये हमारा निकल के आएगा। क्लियर है? नोट कर लीजिए, साफ दिख रहा है। ये हमारा केसी आ गया। तो एक साम्य स्थिरांक केसी यहां आ गया, इसको नोट करके लिख लो। इसकी चर्चा हम कल करेंगे, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। इस पर हमें कुछ कल डिस्कशन करना है, ये बात ध्यान रखना। इस समीकरण के लिए केसी का ये मान आ गया है। ठीक है? अच्छा, अब हम दूसरा समीकरण उठाते हैं जो हमने उठाया था तीसरे पाई वाला। अगर रिएक्शन मेरा कुछ इस प्रकार का है कि PCl5 gives out PCl3 प्लस Cl2, ठीक, ये हमारे पास रिएक्शन है। इसमें हमने अगर शुरुआत में लेट अस सपोज प्रारंभ में जो मोल लिए उनकी बात करें, मान लिया इस लोटे में हमने PCl5 लिया, सारे अणु PCl5 थे, ठीक, और हमने लोटे को बंद कर दिया और गर्म करना शुरू किया। PCl5 टूट रहा है, टूट कर PCl3 दे रहा है और Cl2 दे रहा है। PCl3 बढ़ा रहा है, Cl2 बढ़ा रहा है, लेकिन ये PCl3 और ये Cl2 जो है ये दोनों फिर से मिलकर वापस PCl5 बना ले रहे हैं। तो अब हमारे पास जो बात आएगी वो ये आएगी कि जो साम्यावस्था है वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, उसको देखते हैं। तो मानते हैं कि प्रारंभ में इसके A मोल थे, इसका मोल मान लेते हैं कुछ नहीं था, इसका भी कुछ नहीं था, लोटे में हमने केवल PCl5 लिया था। साम्यावस्था जब आई तो साम्यावस्था पर मोल की बात करें तो इसके कुछ मोल कम हो गए, यानी A माइनस एक्स हो गए। ठीक है? इसके अगर X अणु खत्म हुए तो PCl3 कितना बड़ा होगा? भाई एक अणु PCl5 खत्म होता है तो एक अणु PCl3 का बन रहा है, एक अणु क्लोरीन का बन रहा है। तो अगर एक अणु PCl5 का खत्म हुआ तो एक अणु बन रहा है, अगर X अणु खत्म हुए होंगे तो X अणु बना होगा और X अणु भी बना होगा। बिल्कुल सही है। कैसे? जैसे देखो बेटा, मान लिया ये हमारे पास PCl5 का, ठीक है, अब ये पेन है, इसको हमने तोड़ा, इसको हमने तोड़ा तो एक ढक्कन बना, एक पेन बना। क्लियर? तो अगर ये PCl5 है, इसको हमने तोड़ा, ये बना Cl2 ढक्कन और ये बना PCl5। तो एक पेन को तोड़ने से एक ढक्कन एक रिफिल, 10 पेन को तोड़ने से 10 ढक्कन 10 रिफिल, सिंपल सी बात है। तो वही बात मैंने यहां कहा कि अगर X अणु टूटे हैं तो X PCl3 और X Cl2 बनेंगे। अब आइए सांद्रता की बात करें, साम्यावस्था पर सांद्रता की, तो सांद्रता होगी मोल प्रति लीटर, यानी इसका लोटे का जो हमारा आयतन है वो 20 लीटर है, तो A माइनस एक्स अपान बी, ये हुआ x अपान बी, ये हुआ x अपान बी। ठीक है? अब आइए साम्य स्थान केसी की बात करें, तो केसी क्या होता है? उत्पाद के शक्ति द्रव्यमानों का गुणनफल बटे अभिकारक का, यानी कि PCl3 का शक्ति द्रव्यमान गुणे क्लोरीन का शक्ति द्रव्यमान बटे PCl5 का शक्ति द्रव्यमान। ठीक, इसका शक्ति द्रव्यमान गुणे इसका शक्ति द्रव्यमान बटे इसका शक्ति द्रव्यमान। अब हम यहाँ मान रखते हैं ये शक्ति द्रव्यमान यानी कि मोल प्रति लीटर सांद्रता, ये क्या है? x बटे v, इसका क्या है? x बटे v, x बटे v ये भी, x बटे v ये भी, और बटे ये PCl5 कितना बचा? ये A माइनस एक्स अपान v। यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर ये हो गया आपका x² अपान v² बटे A माइनस एक्स अपान v। तो ये v और ये v² में से v कट जाएगा, तो यहां kc बराबर आएगा x² अपान v इंटू A माइनस एक्स। ये एक साम्य स्थिरांक आएगा। यहां जो साम्य स्थिरांक आया और जो पिछले रिएक्शन में साम्य स्थिरांक आया था, दोनों में अंतर समझ रहे हो? थोड़ा सा अंतर आएगा। क्लियर है? वेरी क्लियर। अब आगे देखते हैं, तीसरा रिएक्शन उठाते हैं जो हमने लिया था अमोनिया बनाने की जो विधि थी, हम उसकी बात कर लें।
तीसरा मेरा रिएक्शन था N2 प्लस 3H2 गिव्स आउट 2NH3। जरा ध्यान से देखो यहाँ पे चीजें थोड़ी सी अलग होंगी। कैसे भाई, अगर यहाँ पर हमने प्रारंभ में मोल की बात करें, अगर हमने इसके A मोल लिए हैं और इसके B मोल लिए हैं और ये 0, मान लिया हमने कुछ और नाइट्रोजन के A मोल डाले और B मोल हाइड्रोजन के डाले, अमोनिया तो था नहीं, रिएक्शन शुरू किया। अब धीरे धीरे करके अमोनिया बनना शुरू हुआ, साम्य अवस्था आ गई। साम्य अवस्था के बाद नाइट्रोजन हाइड्रोजन की सांद्रता स्थिर हो गई और इधर अमोनिया की सांद्रता स्थिर हो गई, यानी नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, अमोनिया भी है। अब कितना है ये पता लगाने जा रहे हैं। देखो, अगर साम्य अवस्था पर मोल, अगर इसके X अणु खत्म हो गए, मान लिया नाइट्रोजन के X अणु खत्म हो गए, तो बचे कितने? A-X। अब सोचने की बात यह है कि अगर इसका एक अणु खत्म होता है तो वो एक अणु हाइड्रोजन के कितने अणु से रिएक्शन करता है? 3 अणु से। मतलब इसका एक अणु अगर खत्म होगा तो 3 गुना हाइड्रोजन के अणु खत्म होंगे। अगर इसका X अणु खत्म हुआ है तो इसके 3X अणु खत्म हुए होंगे, यानी तब बचेगा कितना? B था, 3X खत्म हो गया तो बचा कितना? B माइनस 3X। बात क्लियर है? अच्छा, नाइट्रोजन का एक अणु जब खत्म होता है तो अमोनिया का 2 अणु बनता है। तो अगर नाइट्रोजन का X अणु खत्म हुआ है तो अमोनिया के कितने अणु बने होंगे? 2X, 2 गुना अणु बनेंगे अमोनिया के। क्लियर है? अच्छा, अगर हम साम्य अवस्था की सांद्रता की बात करें, साम्य सांद्रता की बात करें तो क्या होगा? वो यहां आएगा कि A माइनस एक्स अपान बी, यहां आएगा B माइनस 3X अपान बी और यहां आएगा 2X अपान बी। अब हम यहां पर अगर केसी निकालते हैं तो जैसा तुम जानते हो, केसी में क्या करना है? अब उत्पाद का शक्ति द्रव्यमान बटे अभिकारक का शक्ति द्रव्यमान। तो उत्पाद यहां पर अमोनिया है, अमोनिया की घात कितना हो जाएगा? 2, और नाइट्रोजन की घात कितना हो जाएगा? नाइट्रोजन के शक्ति द्रव्यमान की घात 1, हाइड्रोजन का शक्ति द्रव्यमान की घात कितना? हाइड्रोजन 3 है चूंकि, तो 3। अब ये वैल्यू यहां रखते हैं, अमोनिया का शक्ति द्रव्यमान ये है, तो ये हो जाएगा आपका 2x अपान v की घात 2 बटे ये नाइट्रोजन क्या है? ये तो हो जाएगा A माइनस एक्स अपान v। ठीक, ये हाइड्रोजन कितना है? B माइनस 3x, तो B माइनस 3x बटे v की घात कितना? इसकी घात 3। ठीक, अब हम अगर यहां हल करें तो ये क्या बन जाएगा? 4x स्क्वायर बटे v कितना? v की घात 2 बटे, ठीक, यहां क्या आएगा? A माइनस एक्स, यहां क्या आएगा? B माइनस 3x की घात 3, इसकी घात 3। अब बात आती है v की, तो यहां होगा v1 और v की घात 3, ये तो कुल मिला के v की घात 4 बटे v की घात 4। ठीक, अब ये v की घात ऊपर जाएगा तो यहां आ जाएगा, तो ये 4 घात और ये 2 घात कटेगा कैसे? केसी बराबर 4x स्क्वायर v की घात 4, ये ऊपर गया, बटे वाला नीचे आएगा v स्क्वायर है a माइनस एक्स b माइनस 3x की घात 3। अब ये v स्क्वायर है, ये v की घात 4 है, ये कट जाएगा 2 से, कितना आएगा? 4x स्क्वायर v स्क्वायर बटे क्या आया? a माइनस एक्स इंटू b माइनस 3x की घात 3। ठीक है, ये आया। यहां पर केसी का मान अलग है, तो 3 अलग अलग रिएक्शंस में केसी के मान अलग अलग आएंगे। अब जो मेन पॉइंट था जिसको मैं समझाना चाह रहा था वो ये था कि जो मेरा पहला रिएक्शन था, जरा पीछे पन्ना पर कॉपी में तुमने लिखा है उसको पलट के देखो, वहां जब हमने केसी का मान निकाला तो वहां पर v शब्द नहीं आया, v कहीं नहीं आया। ठीक, जो हमने दोबारा केसी का मान निकाला, यानी जो दूसरा रिएक्शन था मेरा PCl5 और PCl3 प्लस Cl2, वहां पर ये v नीचे आया था। ठीक है, और जब हमने इस समीकरण पे निकाला तो यहां पर ये v स्क्वायर ऊपर आया, v आया इसमें, यानी दूसरे और तीसरे रिएक्शन में तो v आ रहा है, दूसरे रिएक्शन में v नीचे आ रहा है,
तीसरे रिएक्शन में बी ऊपर आ रहा है, लेकिन पहले वाले रिएक्शन में तो बी आ ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि साम्य स्थिरांक Kc का मान V पर दूसरे और तीसरे रिएक्शन में तो निर्भर करेगा, लेकिन पहले रिएक्शन में निर्भर नहीं करेगा। कहने का मतलब कि जो हमारा पहला रिएक्शन था उसमें हम आयतन को बढ़ाएं या घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दूसरे और तीसरे रिएक्शन में आयतन को बढ़ाने और घटाने का फर्क पड़ेगा। ये बात समझ में आई? क्या फर्क पड़ेगा? अब ये वीडियो मेरा थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करूंगा। ये तीनों समीकरण तुम्हारे पास होने चाहिए, कॉपी में उतार लो, है ना, पूरा कॉपी में सेट रखो। जब पूरा सेट रहेगा तो मैं इन तीनों समीकरणों पर डिस्कशन करूंगा, वो एक लंबा डिस्कशन होगा, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। फिलहाल यहाँ इतनी बात जान लो कि Kc जो है साम्य स्थिरांक है, x क्या है? उत्पाद, कितना उत्पाद बन रहा है वो एक्चुअली x है। उत्पाद के मोलों की संख्या x पर निर्भर कर रही है, x को हम उत्पाद मान के चलते हैं। इससे हमको ये पता लगेगा कि आयतन के बढ़ाने या घटाने से उत्पाद हमारा कम होगा कि ज्यादा होगा। इस चीज का पता हम लगाते हैं इस सारे समीकरण से कि अगर हम इस डिब्बे को दबा दें, पिचका दें, तो क्या हमारा जो पदार्थ बनने वाला है, उत्पाद है, क्या वो ज्यादा बन जाएगा कि कम हो जाएगा? इस बात का पता हम यहां से लगाने की कोशिश करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो। क्लियर है? तो फिलहाल आज के लिए मैं यहां रोकता हूं, इसको लंबा हो जाएगा वीडियो, तो नेक्स्ट के लिए तैयार रहना। लेकिन उसकी तैयारी से पहले फिर कहूंगा कि पहले ये सारे समीकरण उतार के रखना अपनी कॉपी में, सारे ये यहाँ पर लाके जो Kc का मान मैंने तीनों समीकरण के निकाला है, इसको कॉपी में निकाल के रखना, और तब मेरा अगला वीडियो देखना, तब तुम्हें अच्छी तरह से बात समझ में आएगी, वरना कुछ भी समझ नहीं आएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, सारे बच्चे कॉपी बनाओ, नोट्स तैयार करो और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो। लॉकडाउन तो खत्म हुआ, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ है। कोरोना अपना काम कर रहा है और हमको भी अपना काम करना है। आखिरकार परीक्षा देनी है, बोर्ड परीक्षा देनी है, अगर पढ़ना है तो पढ़ना ही है। ये निर्णय लेके मेरे वीडियो देखते जाओ, पढ़ते जाओ और सब कुछ सीखते जाओगे। किसी को कोई समस्या है कमेंट में नीचे जाके कमेंट डालो, मैं देखता हूं। अगर किसी की कोई समस्या है, इंडिविजुअल समस्या का मैं समाधान करने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू।